जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12th ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर जनसंख्या, जो आपका है जनसंख्या चैप्टर, यानी कि विश्व जनसंख्या घनत्व तथा वृद्धि के बारे में। दोस्तों, इस चैप्टर में जो है बेसिकली हम लोग जो है जनसंख्या के बारे में पढ़ने वाले हैं। जनसंख्या का वितरण पढ़ेंगे कि जनसंख्या का वितरण कैसे होता है, घनत्व क्या होता है जनसंख्या का, उसका वृद्धि क्या होता है, जनसंख्या का वृद्धि क्या होता है। हालांकि इन सभी टॉपिक पर जो है इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन हाँ, ये वीडियो आपका जो है पार्ट 1 होने वाला है। हालांकि थ्योरी जो है वो आपको पार्ट 2 वीडियो तक कवर करा दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं बिना देरी के इस वीडियो को। विश्व जनसंख्या, सबसे पहले तो आप विश्व जनसंख्या समझिए। सबसे पहले विश्व जनसंख्या समझने पहले आप जनसंख्या समझिए क्या होता है, तब जाके आप जो है विश्व जनसंख्या, देश की जनसंख्या, हर चीज आप समझ सकते हैं। देखिए, जनसंख्या, जन मतलब आपको पता होगा लोग होता है। जन मतलब लोग, तो लोगों की संख्या। जन मतलब लोग, लोगों की संख्या। जन मतलब हो गया लोग, है ना। और प्लस क्या है तो संख्या, तो लोगों की संख्या। लोगों की संख्या को ही क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉपर डेफिनेशन देना है कहीं पे, अगर आपको जनसंख्या का एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखना है, तो वहां पे आपको क्या लिखना है वो देखिए, ध्यान से सुनिएगा। वहां पे आपको लिखना है किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या, किसी विशेष क्षेत्र के लोगों की जनसंख्या, किसी विशेष क्षेत्र के लोगों की जनसंख्या या फिर लोगों की संख्या को ही जनसंख्या कहते हैं। किसी विशेष क्षेत्र के लोगों की संख्या को ही जनसंख्या कहते हैं। इतना सा आपको जो है बस लिख देना, ये परफेक्ट डिफिनेशन आपका हो जाएगा। अब जो है जनसंख्या आपने समझ लिया, लेकिन जनसंख्या का ये चीज अगर विश्व जनसंख्या पूछा जाए तो विश्व जनसंख्या किसे कहते हैं। देखिए, विश्व में आने वाले लोगों की कुल संख्या, विश्व में आने वाले लोगों की कुल संख्या को ही विश्व जनसंख्या कहेंगे। उसी तरह से देश की जनसंख्या अगर पूछे तो देश में कुल जनों की संख्या को, कुल लोगों की संख्या को देश की जनसंख्या कहते हैं। इसी तरह से आप हर टॉपिक पे, हर राज्य स्तर पर, हर टॉपिक पे आप जो है इसका जनसंख्या का डेफिनेशन आप खुद ब खुद निकाल सकते हैं। चलिए, अब जनसंख्या को लेकर कुछ सारी बातें हैं कि जनसंख्या जो है बहुत सारा जगह अभिशाप भी माना जाता है। कहता है ज्यादा जनसंख्या होने से जो है खतरा है, देश को भी खतरा है। ये चीज जो है अभिशाप भी माना जाता है। इस चीज के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जनसंख्या किसी देश का क्या है, वास्तविक धन या संसाधन है। जनसंख्या क्या है, किसी देश का, जनसंख्या जो है वो किसी देश का वास्तविक धन है, यानी वास्तव में वो धन है या फिर बोल सकते हैं संसाधन है। लेकिन संसाधन बोलना अभी इसको ठीक नहीं रहेगा। संसाधन ये कब बनता है, जब उस जनसंख्या को शिक्षा या फिर अनुभव देकर मानवीय जनसंख्या को संसाधन में बदला जा सकता है। जब उस जनसंख्या को हम लोग शिक्षा या फिर कोई तरीका देते हैं, कोई उन्हें जो है स्किल, कोई चीज सिखा देते हैं, किसी चीज का उन्हें अनुभव दे देते हैं उस जनसंख्या को, तो फिर जाकर वो जो है एक संसाधन बन जाता है। ये चीज आपका हो गया। तो ये चीज आपने समझ लिया कि जनसंख्या जो है किसी भी देश का क्या है, एक वास्तविक धन है। वास्तविक धन या फिर संसाधन भी कह सकते हैं, लेकिन संसाधन बनने के लिए उसको शिक्षा या फिर अनुभव या फिर कोई स्किल देकर उस मानवीय संसाधन को या फिर उस मानवीय जनसंख्या को जो है हम लोग संसाधन में बदल सकते हैं। उसके बाद अगर देखें तो विश्व जनसंख्या असमान रूप से बटा हुआ है। असमान रूप से बटा हुआ, इस बात को जो है प्रूव किया है ये जॉर्ज बी क्रेसी नाम का एक भूगोलवेत्ता है। इन्होंने इस बात को प्रूव किया है कि विश्व की जनसंख्या जो है वो असमान रूप से बटा हुआ है। असमान मतलब कि बराबर नहीं बटा हुआ है, असमान मतलब कि बराबर नहीं बटा हुआ, यानी हर भाग पे एक जैसा जनसंख्या नहीं है। कहीं पे अधिक जनसंख्या निवास करता है तो कहीं पे कम जनसंख्या निवास करता है, कहीं पे कुछ भी जनसंख्या निवास नहीं करता है। तो इन सभी चीजों के बारे में जो है जॉर्ज बी क्रेसी साहब ने कुछ कहा है अपने चर्चाओं में। इन्होंने कहा है, क्या कहा है, तो इनका ये कथन है कि कुछ ऐसे स्थल हैं, एशिया महादेश का स्पेशली बात की है कि एशिया महादेश में कुछ ऐसे स्थल है जहां पे 90% भूभाग पर 10% जनसंख्या निवास करती है। एशिया महादेश में कुछ ऐसे भूभाग हैं 90% भूभाग पर जो है मात्र 10% जनसंख्या निवास करता है, जबकि 90% भूभाग खाली रहता है, मात्र 10% जनसंख्या निवास करता है। लेकिन कुछ ऐसे एशिया महादेश में भूभाग हैं जहां पे 10% भूभाग है लेकिन 90% जनसंख्या निवास करता है। समझ रहे हैं ना, 10% मात्र भूभाग पर 90% जनसंख्या निवास करता है। ऐसा जो है एशिया महादेश में है, एशिया महादेश। तो देखिए, एशिया में जनसंख्या का वितरण जो है कैसा है, ऐसा ही जनसंख्या का, एशिया में जनसंख्या का वितरण ऐसा ही है। 10% भूभाग पर 90% जनसंख्या निवास करता है, जबकि 90% भूभाग पर मात्र 10% जनसंख्या निवास करता है। इस तरह का जो है एशिया में यानी कि जनसंख्या निवास का वितरण है। उसके बाद अब देखें तो दुनिया का, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ऑब्जेक्टिव में आपका आ सकता है। क्या है, तो दुनिया में 60% जनसंख्या, देखिए यानी कि पूरे दुनिया में कितना, मान लिए कि 100 लोग हैं पूरे दुनिया में, मान लेते हैं, उसमें से 60 लोग जो है वो इन सभी 10 देशों में निवास करता है। 60 लोग इन 10 देशों में निवास करता है। वही चीज आपको बतानेंगे इस चीज में।
हालांकि आपको इस चीज से हमेशा अंदाजा लग जाएगा कि भाई ये 10 जो देश है वो क्या चीज है। तो देखिए ध्यान से अब इसको, दुनिया में 60% जनसंख्या 10 देशों में निवास करती है। 60% जनसंख्या, बाकी 40। अब आपको पता होगा टोटल देश जो है वो 200 से अधिक है, पूरे विश्व में टोटल देश 200 से अधिक है, लेकिन ये मात्र 10 देश हैं जहां पे 60% से अधिक जनसंख्या निवास करता है। सोच सकते हैं। तो ये जो है सबसे पहला आपको पता होगा चीन है। तो चीन जो है जनसंख्या में नंबर 1 पे है, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। दूसरा नंबर पे भारत है, यानी सेकंड रैंक पे आ गया है। और ऐसा कहा भी जाता है 2040 आते आते भारत जो है जनसंख्या की दृष्टि में फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। ये तीनों देश एशिया महादेश में आता है। तो सोच सकते हैं एशिया महादेश में बहुत तेजी से जो है जनसंख्या ग्रो कर रहा है। इस तरह से आप बोल सकते हैं कि एशिया महादेश का 4 देश जो है विश्व के 60% जनसंख्या निवास करती है, उनमें से 4 देश एशिया महादेश का भी शामिल है। उसके बाद 5वां है यूएसए, यानी जिसको अमेरिका भी बोलते हैं, ब्राजील, रूस, नाइजीरिया, मैक्सिको और इंडोनेशिया। इन सभी चीजों को जो है आपको याद रखना बेहद जरूरी है। इसको अगर आप 5-6 बार सुनेंगे या फिर याद रखेंगे तो बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं। सबसे पहले एशिया महादेश का याद रखिए, चीन हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश। चीन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। उसके बाद यूएसए, चीन, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और हो गया। उसके बाद यूएसए हो गया, ब्राजील, रूस, नाइजीरिया, मैक्सिको और इंडोनेशिया। यूएसए, ब्राजील, रूस, नाइजीरिया, मैक्सिको और इंडोनेशिया, ये आपको याद रख लेना है। उसके बाद अब देखेंगे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, VVI बोल सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आपके एग्जाम में बन चुके हैं कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं, ध्यान से समझिएगा, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। देखिए जनसंख्या आपने ये समझ लिया, जन मतलब लोग और संख्या मतलब की संख्या। तो लोगों की संख्या, घनत्व, घनत्व का मतलब होता है गहराई, वहां का जो है कितना आबादी निवास करता है। घनत्व का मतलब गहराई, वहां का कितना आबादी वहां पे निवास करता है, समझ रहे हैं ना। तो इसको ध्यान से समझिएगा। जनसंख्या घनत्व को इंग्लिश में बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, DENCITY, डेंसिटी। तो जनसंख्या घनत्व को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पॉपुलेशन डेंसिटी। हालांकि इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसको शॉर्ट में हम लोग P और D बोलते हैं, P और D। अब देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, किसी भी विशेष क्षेत्र की कुल जनसंख्या, किसी विशेष क्षेत्र की कुल जनसंख्या, किसी विशेष क्षेत्र की कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या, किसी विशेष क्षेत्र के कुल जनसंख्या और किसी विशेष क्षेत्र के कुल जनसंख्या और उसका क्षेत्रफल, किसी विशेष क्षेत्र के कुल जनसंख्या और उसके क्षेत्रफल के अनुपात को ही हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सिंपल सा आपको ये डेफिनेशन याद रखना है, किसी विशेष क्षेत्र की कुल जनसंख्या और उसके क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। किसी विशेष क्षेत्र की कुल जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुपात को या फिर उसके क्षेत्रफल के अनुपात को ही जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अब इस चीज को आप समझ गए होंगे। तो कुल जनसंख्या यानी पीडी बराबर क्या हो गया, P इंटू डी बराबर सूत्र क्या हो गया, जनसंख्या, जनसंख्या को क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन, और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं, एरिया, ए से डिनोट, यानी P इंटू डी या फिर PD बराबर क्या हो गया, P बटा ए। अब इस चीज से एक फॉर्मूला यानी कि एक उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी क्षेत्र का जनसंख्या जो है P यानी कि पॉपुलेशन, मान लीजिए किसी क्षेत्र का जो जनसंख्या है वो हमने मान लिया 1 लाख है। किसी क्षेत्र का जनसंख्या कितना है, हमने मान लिया 1 लाख या फिर 2 लाख मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमने 2 लाख मान लिया, ठीक। तो पॉपुलेशन डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा, तो P यानी कि 2 लाख है, और ये 2 लाख जो है वो मान लीजिए कि 500 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग में, 500 किलोमीटर वर्ग में क्या है ये, मतलब 2 लाख जनसंख्या निवास है। तो जनसंख्या घनत्व तो आपको निकालने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2 लाख जनसंख्या है जबकि 500 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में 2 लाख जनसंख्या निवास करता है, तो जनसंख्या घनत्व निकालें। हालांकि जनसंख्या घनत्व कैसे निकालेंगे, आपको ये सूत्र लगाना है, पॉपुलेशन डेंसिटी बराबर, तो P क्या है, यानी पॉपुलेशन टोटल कितना है, 2 लाख, तो 2 लाख है 1 2 3 4 5 6 5 हो गया है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि 2 लाख टोटल जनसंख्या हो गया। अब क्या है एरिया, एरिया कितना है यानी क्षेत्रफल कितना है, तो 500 किलोमीटर स्क्वायर, यही है ना। तो 2 0 से 2 0 कट, बचा क्या, पॉपुलेशन डेंसिटी बराबर हो गया 2000, इधर हो गया 2000 किलोमीटर स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से। अब पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है, जनसंख्या घनत्व से प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में निवासित लोगों का औसत मान पता कर सकते हैं। यानी कि ये जो हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी निकला है, मतलब कि ये जो आपका जनसंख्या है यानी कि 500 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में जो 2 लाख जनसंख्या निवास है, वो एक किलोमीटर स्क्वायर में, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में टोटल 2000 जनसंख्या निवास कर रहा है। इसका मतलब ये चीज हुआ, क्लियर है यहां तक। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में 2000 जनसंख्या निवास कर रहा है। ये चीज था आपका जनसंख्या घनत्व के बारे में, और ये नोट पॉइंट है, इस चीज को तो आप लिख ही लीजिएगा, और ये सूत्र है आपको ध्यान रखना है।
तो पॉपुलेशन डेंसिटी का आपको डेफिनेशन याद हो गया होगा। पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? किसी विशेष क्षेत्र की कुल जनसंख्या और किसी विशेष क्षेत्र की कुल जनसंख्या और उसके क्षेत्रफल के अनुपात को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब हम लोग जो है अगला जो इसको आप एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट आप इसका ले लिए होंगे। अब जो है अगला हम लोग घनत्व तो पढ़ लिए, अब वितरण हम लोग पढ़ेंगे, यानी जनसंख्या का वितरण कैसा कैसा है। वितरण का मतलब होता है बंटवारा, यानी मतलब बिखरना। उस चीज के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, उसके कारकों को भी देखेंगे। तो दोस्तों अब जो है इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे, अब उस चीज को हम लोग तो दोस्तों अब हम लोग जो है जनसंख्या के वितरण के बारे में बात कर लेते हैं। जनसंख्या का वितरण, तो चलिए देख लेते हैं जनसंख्या का वितरण कैसे कैसे है उसको देखिए। जनसंख्या का वितरण किसे कहते हैं? जनसंख्या का वितरण होता है, जैसे देखिए आपने देखा होगा कई सारे स्थल होता है, जैसे देखिए अगर आपका पहाड़ी इलाका है तो वहां पे जनसंख्या ज्यादा निवास नहीं करेगा, या फिर वहां पे जो है अगर बाढ़ ज्यादा आता है, बार बार वहां पे बाढ़ आता है, बाढ़ की समस्या बनी रहती है, सुनामी आता है, इन सभी चीजों से अगर प्राकृतिक कुछ भी आता है, या फिर वहां औद्योगिकरण नहीं है, नगरीकरण वहां पे नहीं है, हर वो सुविधा व्यक्तियों को वहां उपलब्ध नहीं होता है, तो इस वजह से क्या होता है कि व्यक्ति वहां पे निवास अधिकतम नहीं करता है। तो ये क्या हो गया, जनसंख्या वितरण का कुछ कारण है। तो जनसंख्या वितरण का क्या कारण है उसी चीज के बारे में अब जानेंगे। तो जनसंख्या वितरण का यानी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले दो कारक है मुख्यतः, देखें एक है आर्थिक कारक और एक है भौगोलिक कारक। आर्थिक कारक क्या होता है उस चीज को आप ध्यान से समझिए। आर्थिक कारक किसे कहते हैं? जो कि अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालती है, यानी जो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालता है, जो कि अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालता है, या फिर मनी प्रॉब्लम यानी कि पैसा का प्रॉब्लम की वजह से जो है क्या हो जाता है कि जनसंख्या का वितरण हो जाता है, जनसंख्या बट जाता है, बंटवारा हो जाता है उसका पैसे के कारण। क्यों होता है? देखिए जैसे कि औद्योगिकरण की समस्या, अगर औद्योगिकरण नहीं है यानी उद्योग धंधा अगर उस क्षेत्र में नहीं है, उस इलाके में नहीं है, तो वहां से क्या होगा, जनसंख्या निवास नहीं करेगा। या फिर औद्योगिकरण अगर वहां पे है तो जनसंख्या वहां पे भी वितरण होगा, वहां पे जनसंख्या अगल बगल से चारों साइड से वहां पे जनसंख्या भर देगा आके। तो इससे क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, और जहां पे औद्योगिकरण नहीं रहेगा तो वहां से जनसंख्या घटेगा। उसके बाद है नगरीकरण। नगरीकरण देखिए नगर की यानी कि जहां पे नगरीकरण रहेगा वहां पे जनसंख्या ऑटोमेटिक अपने आप बढ़ेगा, लेकिन नगरीकरण जहां पे नहीं रहेगा वहां पे जनसंख्या घटेगा। क्यों? क्योंकि भाई नगरीकरण अगर नहीं रहेगा तो वहां पे मतलब क्या है कि लोगों को अधिक सुविधा नहीं मिलता, उसी को तो बोलते नगरीकरण नहीं है वो चीज। खनिज, देखिए खनिज संसाधने अगर नहीं होगा वहां पे, उस स्थल पे खनिज संसाधने अगर नहीं होगा तो उद्योग धंधे नहीं खुलते हैं वहां पे। लेकिन अगर खनिज संसाधन वहां पे मतलब उत्तम मात्रा में अगर वहां पे निकलता है तो हो सकता है वहां पे जो है कई लोगों को रोजगार मिल सके, और इस वजह से जो है कई सारी फैक्ट्रियां भी लगती है वहीं पे जहां पे खनिज संसाधन निकले होते हैं। और खनिज संसाधन जहां पे निकले हैं वहां पे जो है बेरोजगारी की स्थिति नहीं आती है, जिस वजह से चारों दिशाओं से जो है लोग वहां पे काम करने के लिए आते हैं, यानी जनसंख्या का वितरण इस कारण से भी होता है। उसके बाद है ये सभी कारक की वजह से, यानी आर्थिक कारक जनसंख्या वितरण पर क्या करते हैं, तो प्रभाव डालते हैं ये सभी कारक। यहां तक क्लियर है? अब देखेंगे भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक मतलब कि प्रकृति द्वारा जो चीज हुआ है। देखिए जैसे अगर मिट्टी अगर मान लीजिए बंजर पड़ गया है, बंजर भूमि हो गया है, मिट्टी वहां का अच्छा नहीं है, पैदावार अच्छी नहीं है वहां का, तो क्या होगा कि वहां पे जनसंख्या वितरण होगा, यानी वहां से जनसंख्या दूर भागेगा। लेकिन अगर वहां की मिट्टी उपजाऊ है, मिट्टी अच्छी है, हर वो स्थिति में मिट्टी जो है बहुत पावरफुल है, तो उस मिट्टी पे क्या होगा, जनसंख्या का वितरण तो भी होगा, लेकिन वहां पे जनसंख्या आएगा। उसके बाद है चट्टानी जमीन। देखिए अगर चट्टानी जमीन रहेगा तो वहां पे कृषि नहीं होगा, और जब कृषि नहीं होगा तो लोग वहां पे काहे निवास करेंगे। उसके बाद है समतल और बंजर भूमि। समतल और बंजर भूमि, देखिए अगर बंजर भूमि रहेगा तो भी वहां पे कृषि नहीं होगा, और जब कृषि नहीं होगा तो लोग वहां पे काहे निवास करेगा, तो जनसंख्या का वितरण हो जाता है। उसके बाद समतल, अगर समतल भूभाग रहेगा तो वहां पे क्या रहेगा, जनसंख्या अधिक आके बसता है। समतल भूभाग पे अधिक जनसंख्या बसता है, आपको भी पता होगा ये चीज। उसके बाद अगर जंगली एरिया रहेगा तो भी वहां पे जनसंख्या क्या होता है, नहीं बसता, यानी जनसंख्या का वितरण होता है। उसके बाद बाढ़, वायु और आंधी, चक्रवात, मिट्टी की उर्वरता क्षमता यानी मिट्टी की पैदावार, यानी ये सारी समस्याएं अगर आएगी तो वहां पे जनसंख्या का वितरण ऑटोमेटिक होगा ही होगा। उसके बाद है इन सभी कारण से भौगोलिक कारक जनसंख्या वितरण पर प्रभाव डालती है, यानी भौगोलिक ये सभी भौगोलिक कारण जो है क्या करता है, जनसंख्या के वितरण पर प्रभाव डालता है, प्रकाश डालता है। उसके बाद देखिए जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। ये समय के साथ किसी भी विशेष क्षेत्र में, समय के साथ कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, कोई सा भी क्षेत्र ले लीजिए, किसी भी विशेष क्षेत्र में समय के साथ जनसंख्या बढ़ती है। किसी भी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या समय के साथ बढ़ती है। किसी भी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या
समय के साथ बढ़ती है। किसी भी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या समय के साथ क्या होती है, बढ़ती है, इसी को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। लेकिन ये जनसंख्या वृद्धि जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है धनात्मक जनसंख्या वृद्धि और एक होता है ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। अब ये धनात्मक और ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि कैसा है भाई, तो देखिए धनात्मक जनसंख्या वृद्धि में कौन सा जनसंख्या जुड़ता है, तो जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए उस क्षेत्र में किसी विशेष क्षेत्र में मान लीजिए 500 जनसंख्या है, लेकिन वहां पे जो है संतान की यहाँ पे जो है जन्म लिया है बच्चा, मान लीजिए वहां पे 7 बच्चों ने जन्म लिया एक साल में या फिर किसी निश्चित समय में, तो एक साल में जब 7 बच्चों ने जन्म लिया तो वो जो है 507 हो जाएगा, यानी कि टोटल अगर देखें तो जनसंख्या वृद्धि कितना हुआ, 7 हो गया जनसंख्या वृद्धि। कैसा वृद्धि हुआ ये, तो धनात्मक वृद्धि हुआ, जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि। जनसंख्या का धनात्मक वृद्धि किसे कहते हैं, तो कुल जनसंख्या में अगर जन्म दर, कुल जनसंख्या में अगर जन्म दर जुड़ जाता है तो उसे जनसंख्या का धनात्मक वृद्धि कहते हैं। लेकिन ऋणात्मक वृद्धि में क्या होता है, तो ऋणात्मक वृद्धि में मृत्यु दर जुड़ता है, मृत्यु दर, यानी कि मृत्यु उस समय में जैसे मान लीजिए 8-10 लोगों का मृत्यु हो गया, 500 टोटल वहां का मतलब वहां का जनसंख्या 500 है, उसमें जो है मान लीजिए 10 का मृत्यु हो गया, तो जो बचा कितना बचा, 490 है ना, तो ये जो 490 बचा, ये भी जनसंख्या वृद्धि हुआ, लेकिन कैसा जनसंख्या वृद्धि, तो ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। क्लियर है, यहां तक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि, यहां तक क्लियर हो गया होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, हालांकि जनसंख्या वृद्धि आपके एग्जाम में बन चुके हैं ये सारे क्वेश्चन। अब अगला देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि जो होता है इसका कारण क्या है, इतना जो जनसंख्या वृद्धि हो रहा है इसका कारण क्या है। तो आप जानते होंगे कि जनसंख्या वृद्धि होने का अन्य कारण है, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिए, इसको आपको डिफाइन करना ही हो सकता है, लॉन्ग टाइप में आपको पूछ सकता है, तो इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, उसी चीज के बारे में, जैसे साक्षरता। अगर देखिए जनसंख्या वृद्धि के कारण साक्षरता, अगर देखिए लोगों में साक्षरता नहीं रहेगा, पढ़े लिखे लोग अगर नहीं रहेंगे, तो बताइए जनसंख्या वृद्धि पे कभी कंट्रोल किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। यानी साक्षरता बहुत ही जरूरी है, साक्षरता की मदद से ही हम जो है जनसंख्या की वृद्धि पर कंट्रोल पा सकते हैं और देश को जो है बर्बाद होने से बचा सकते हैं, देश के संसाधन को बचा सकते हैं, भावी पीढ़ी के यूज के लिए भी जो है हम लोग उसे बचाकर रख सकते हैं, किससे, साक्षरता से। उसके बाद दूसरा है बाल विवाह, और बाल विवाह होने के कारण देखिए साक्षरता तो आपने समझ लिया, अगर साक्षर कोई व्यक्ति नहीं है तो उनके घर में जो है मतलब होते रहता है ये चीज, एकदम फुल कोमा देते जाता है, आगे बढ़ते जाता है, समझ रहे हैं ये चीज। उसके बाद बाल विवाह होने की वजह से भी जो है जनसंख्या बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, और आपको पता होगा हमारी भारत की सबसे बड़ी ये समस्या एक बाल विवाह है। अन्य सभी समस्याओं में दहेज प्रथा जैसे लटका हुआ समस्या, उसी तरह से बाल विवाह है, ये कई सारी समस्याएं होती है जिस वजह से क्या होता है जनसंख्या वृद्धि बढ़ते जा रहे हैं। और बाल विवाह होने की वजह से क्या होता है कि ये साक्षरता छोड़ देते हैं जो बाल विवाह करते हैं, तो इस वजह से इन्हें वो चीज का ज्ञान ही नहीं रहता है, देश के संसाधनों के बारे में पता ही नहीं चलता है, इन्हें ये भी पता नहीं है कि जनसंख्या होता क्या चीज है, वृद्धि करने से क्या होगा नहीं होगा, इनको ये चीज के बारे में कोई मतलब नहीं है, बस इसको अपना काम करने से मतलब। बाल विवाह समझ रहे हैं, तो बाल विवाह जो है क्या होता है कि बचपन में ही किन्हीं का विवाह कर दिया जाता है, तो इससे क्या होता है जनसंख्या वृद्धि पर काफी ज्यादा असर पड़ता है। उसके बाद है चिकित्सा सेवा में सुधार। चिकित्सा सेवा में सुधार, देखिए आपने सुना होगा कि आज से पहले यानी कि पहले के जमाने में क्या होता था कि लोगों को जब कोई बीमारी पड़ता था वो जड़ी बूटी द्वारा अपना इलाज कराया करते थे, यानी जड़ी बूटी द्वारा, और वो तुरंत इलाज नहीं होता था। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा बीमार है तो उनको क्या किया जाता था, जड़ी पिलाया जाता था, और उसके बाद महीनों हफ्तों सालों लग जाता था तब जाके ठीक होता था वो, उसके बाद ज्यादातर तो मृत्यु ही हो जाता था। लेकिन आज देख लीजिए, आज जो है क्या है, चिकित्सा क्षेत्र इतना विकास कर लिया है, डॉक्टर इतना पद्धति इतना ला लिया है साइंटिस्ट, कि आज क्या होता है कि अगर छोटा सा भी बच्चा है उनको भी अगर कोई दवाई का जरूरत है तो उनको जो है दवाई देके उन्हें बचा लिया जाता है। तो चिकित्सा क्षेत्र में सुधार से क्या हो रहा है, जनसंख्या धीरे 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 इंक्रीज हो जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है जनसंख्या। तो ये भी चीज आप लिख सकते हैं। कम मृत्यु दर, देखिए जन्म तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं लेकिन मृत्यु कम हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि देखिए कई सारे बूढ़े बुजुर्ग ऐसे भी हैं जो कि दवाई के दम पे ही टिके हुए हैं, मतलब कि अगर दवाई एक दिन छोड़ दिए तो इतना ज्यादा खतरनाक रूप में मृत्यु होगा कि श्मशान घाट में जो है जगह नहीं बचेगा उनको जलाने के लिए, इतना ज्यादा जो है लोग दवाई पे टिके हुए हैं, यानी मृत्यु दर इतना ज्यादा कम हो गया है। वजह क्या है, तो चिकित्सा क्षेत्र ने इतना ज्यादा विकास कर लिया है, मेन यही बात है। तो जनसंख्या वृद्धि का कारण में एक ये आप याद रखिएगा, कम मृत्यु दर, जन्म दर तो बढ़ रहा है लेकिन मृत्यु दर कम होते जा रहा है दिन ब दिन। उसके बाद परिवार नियोजन के प्रति लोगों में कम रुचि है। परिवार नियोजन, देखिए परिवार के पालन पोषण के लिए उनको जो है कोई ऋतु ही नहीं है, मतलब कोई रुचि ही नहीं है उसको,
उसको कोई रुचि नहीं है कि भाई कैसे परिवार का पालन पोषण किया जाता है, उसको कैसे किया जाए, यानी उसका मैनेजमेंट टोटल कैसे किया जाता है, इसको लेकर लोगों में अब रुचि धीरे 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 खत्म होते जा रहा है। लेकिन आज जो है क्या कर रहा है कि हर लोग शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा दे रहा है हर चीज किसी को, जिस वजह से क्या कर रहा है अब जो है ये सारा चीज धीरे 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 बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी वैसे ही समाज आज फिर भी उसी में जा रहा है। लेकिन आज जो है जनसंख्या इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि इसके बारे में कहना भी मुमकिन नहीं। देखिए जनसंख्या वृद्धि तो आप समझ गए, इसके कारण 5 मांगेंगे या फिर आपको कारण मांगेंगे, लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है 5 नंबर में, उसमें आपको 5 टॉपिक देके इसके बारे में थोड़ा सा आपको लिख देना जो अभी हमने आपको समझाया इस टॉपिक में। उसके बाद अब देखिए जनसंख्या वृद्धि जो होता है वो कैसे होता है। जनसंख्या वृद्धि जैसे देखिए आपने 2001 में भारत की जो टोटल जनसंख्या थी वो 2001 में वो 102.70 करोड़ था, 102.70 करोड़, लेकिन 2011 में वही जनसंख्या 121.02 करोड़ हो गया। तो अब देखिए जनसंख्या वृद्धि कैसे निकालेंगे, तो इसमें इसको घटा दीजिए, यानी 121 में से 121.02 करोड़ में से 102.70 करोड़ घटा दीजिए। अब जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 हो गया इधर और यहाँ कितना बचा, तो भाई 10, 10 में 7 गया 3, उसके बाद यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट दिए, यहाँ 11, 11 में से 2 गया तो 11 में से 2 गया तो कितना हो गया 9 2 11, यहाँ कितना बचा 1, 1 में से 0 गया 1 और इधर तो खत्म हो गया, तो कितना आया 19.32 करोड़, 19.32 करोड़। यानी कि अगर देखें तो 2011 आते आते 2001 से 2011 के अंतराल अगर देखें तो 19.32 करोड़ जनसंख्या बढ़ चुका था। इसी को बोलते हैं जनसंख्या वृद्धि। क्लियर है। अब देखिए जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किसे कहते हैं, यानी प्रकृति द्वारा जो वृद्धि होता है, प्राकृतिक वृद्धि किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किसे कहते हैं, तो कुल जन्म दर में अगर मृत्यु दर घटा दें, जनसंख्या का प्राकृतिक वृद्धि किसे कहते हैं, कुल जन्म दर में अगर मृत्यु दर घटा दें तो प्राप्त जो जनसंख्या होती है उसी को हम लोग प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यानी देखिए मान लीजिए 500 बच्चे ने जन्म लिया, 500 वहां की जनसंख्या है, उसमें से जो है जन्म यानी कि 500 बच्चों ने जन्म लिया, लेकिन उसमें से जो है 300 की मृत्यु हो गई, तो ये जो 200 बच्चा बचा यही 200 क्या हो गया, तो प्राकृतिक जनसंख्या हो गया, प्राकृतिक जनसंख्या हो गया। उम्मीद करता हूं आप इस चीज को समझ गए होंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जो है इसी तरह से आपको नोट्स बनाना है, और नोट्स बना करके 1-2 बार अगर आप पढ़ेंगे तो इजीली तरीके से ये चैप्टर बहुत आसान है। वैसे आप ले लिए होंगे नोट्स। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।